तो वेलकम 11th क्लास, स्वागत है आपका बुक 1 या पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं चैप्टर 1 जो हमारा था संविधान और मौलिक अधिकार के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो नहीं देखी है तो ज़रूर से उसे देख लेना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा और भी बाकी अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैं दोबारा से एक बार रिवीजन कराऊंगा, उसमें ज़रूर आपके सामने लाऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव के अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो 2 नंबर और 4 नंबर या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और 6 मार्क्स के वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। लेकिन पहले मैं ऑब्जेक्टिव वाले सारे कवर करा देता हूं। तो आज हम करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व या इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बात और बता दूं कि क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है और आप उसका आंसर देखते हैं तो आप उससे आगे फॉरवर्ड करते होंगे, जाते होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी कई बार ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर में काम आ सकती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं और उनके आंसर आ जाते हैं। तो बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन को सुनिए और उसके आंसर को और उसके एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सबसे नजदीक या नियर बाय है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, क्लास मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट का चयन या सिलेक्शन, मीडिया द्वारा अगर मीडिया कोई जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराए। तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नियर बाय है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे ज्यादा नजदीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन नहीं करता? मतदाता सूची का निर्माण या तैयार, उम्मीदवारों का नामांकन, राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार या आचार संहिता को लागू करना। तो ये आंसर बहुत आसान है, यह आ जाता है ऑप्शन सी, राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग नहीं करता। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है, कल को क्वेश्चन आ जाए इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है 2 नंबर में, तो आप आराम से कर सकते हैं कि मतदाता सूची भी बनाता है, उम्मीदवारों का नामांकन भी करता है, आचार संहिता भी लागू करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में अब ये 1 और 2 मार्क्स के और भी आंसर्स मिल गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों या मेंबर में समान है या इक्वल है या सेम है? तो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर व्यक्ति मतदान करने के योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है, वरीयता क्रम मतलब प्रेफरेंस में। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के सदस्यों के मत का मूल्य समान होता है। और लास्ट है इसमें ऑप्शन, विजय उम्मीदवार या विजयी उम्मीदवार को आधे से ज़्यादा मत प्राप्त होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के चुनाव या इलेक्शन में दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों या मेंबर के मत का मूल्य समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इनके अंतर काफ़ी बार आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, जिसको हम प्रथम खंबा पार प्रणाली भी बोलते हैं, में वही प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत या वोट अर्जित करता है, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत या वोट हासिल करता है, ए और बी दोनों सही, और लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही बी गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को प्रथम खंबा पार प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1984 या 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो इसमें ऑप्शंस हमारे सामने 401, 303, 415, 400। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 415।
याद रखना वो फिगर्स ऐसी देगा, हो सकता है कि 1980 के चुनाव में, 1970-71 के चुनाव में कुछ ऐसे आंकड़ा होगा जो मिला होगा, तो इससे मिलती जुलती फिगर होगी ताकि आपने वो फिगर पढ़ रखी होगी और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इसलिए आंसर्स बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट मुद्दों पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सीट आरक्षित होगी? आरक्षित मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित या रिजर्व्ड होगी। ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है या ये डिसीजन? भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा या लोकसभा के द्वारा? इसमें सारे आंसर या ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो मिलते जुलते हैं, तो बड़े ध्यान से आंसर देना है। ऑप्शन सी परिसीमन आयोग ये फिक्स या निश्चित करता है कि कौन से क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी और कौन से क्षेत्र की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल, 5 साल, 4 साल। हालांकि यहाँ दोबारा 5 साल लिख दिया है कंफ्यूजन के लिए, ये काफ़ी बार ऐसा किया जाता है। अब सब ज़्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि सबको लगता है जैसे कार्यकाल विधानसभा, लोकसभा का, राष्ट्रपति का 5 साल होता है, सब 5 साल का ही ऑप्शन लिखते हैं, लेकिन यही गलती हो जाती है। तो इसको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है ऑप्शन ए 6 साल। और इसमें यह भी बता दूं कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 61 साल की में ज्वाइन करता है और वो 65 साल का हो गया है तो वो 4 साल ही सर्विस मिलेगी उसको, वो फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या वो रिटायर हो जाएगा। और लेकिन कोई व्यक्ति अगर 58 साल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसको 6 साल मिलेंगे, क्योंकि वो 64 का ही होगा, 65 का नहीं हो पाएगा। तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले समाप्त हो जाए तो वही कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कितने इलेक्शन कमिश्नर या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? तो इसके ऑप्शंस है हमारे सामने 2 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, 2 सदस्य और होते हैं। तो टोटल मिलाकर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में 3 सदस्य हो जाते हैं, या हमारा भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मताधिकार प्राप्त है जिस नागरिक की आयु, या कितने वर्ष की आयु के नागरिक को भारत में मताधिकार प्राप्त है? तो हम सबको इसका आंसर पता है, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु। पहले ये आयु ये बता दो 21 साल थी, लेकिन बाद में से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में प्रथम चुनाव, या प्रथम चुनाव का मतलब यहाँ पर आ जाता है प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो इसके ऑप्शंस है 1950, 1951, 1947, 1956। तो इसका आंसर आएगा हमारे सामने ऑप्शन बी 1951। पर मैं यहाँ ये बता दूँ कि जो प्रथम आम चुनाव या प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे वो लगभग 6 महीने 6 मंथ्स तक चले थे। तो शुरुआत उनकी हो गई थी 1950 से ही, लेकिन वो समाप्त हुए थे 1951 में। तो इसीलिए बोला जाता है प्रथम चुनाव 1951 में समाप्त हुए, तो 1951 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, संविधान के किस भाग में, याद रखना संविधान के भाग मतलब पार्ट में, चुनाव प्रणाली का वर्णन
या यूं कह लो चुनाव से संबंधित, निर्वाचन आयोग और उसके कार्य इत्यादि से संबंधित, या निर्वाचन से संबंधित। सीधा सीधा मतलब चुनाव से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में या भाग 1 में या भाग 10 में या भाग 15 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, या भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन प्रणाली या चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त या फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन, पीवी मंगवलकर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष वयस्क मताधिकार या वोट देने की आयु को, अभी मैंने पहले ही बताया था कि पहले आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1984, 1988, 1989 या 1991। तो इसका आंसर या ऑप्शन है सी, 1989 में, 1989 में मतदान करने की आयु या वोट देने की आयु को 21 वर्ष 21 ईयर से घटाकर या कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आता है नेक्स्ट, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर कब बनाया गया? मैंने पहले ही बताया था कि चुनाव आयोग पहले एक सदस्यीय था, बाद में इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। लेकिन इसमें वो आपको जो साल देगा, याद रखना, वो मिलते हुए देगा। 1983, 1973, तो 3 का अंतर होगा, बाकी सारे वर्ड या फिगर एक जैसे होंगे। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से आंसर देना है। इसके ऑप्शंस हैं 1994, 1983, 1993 या 1992। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, 1993 या 1993 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय या मल्टी मेंबर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में किन चुनावों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती? भारत के ऐसे कौन से चुनाव हैं जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती, या किसके चुनाव में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष वोट नहीं डालती? निकाय चुनाव, यहाँ निकाय चुनाव का मतलब हो गया जैसे स्थानीय चुनाव, निगम पार्षद या पंचायतों के चुनाव हुए उनमें, विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव। तो इसका करेक्ट आंसर या ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, राज्यसभा के चुनावों में जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनता जो है अपने राज्य के विधायकों या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष, और फिर वो विधानसभा के सदस्य या विधायक अपने राज्य से अपने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटें आती है? मतलब दिल्ली में टोटल जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, मतलब दिल्ली में टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसके ऑप्शन है ए 66, बी 67, 67, सी 71 या डी 70। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में एक उम्मीदवार अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो अगर उसे जमानत की राशि बचाने के लिए, जो वो जमानत भरता है चुनाव लड़ने से पहले, कितने परसेंट मत या वोट मिलने ज़रूरी हैं? तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है सबको। 1/5, 1/5, 1/6, 1/6, 1/4, 1/4 या 1/3, कितने परसेंट मिलने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1/6 वोट उसे कम से कम मिलने चाहिए, वरना उसने जो जमानत की राशि जमा कराई है वो जब्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन या अमेंडमेंट से मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई? मैंने पहले ही बताया था वो 21 साल थी। 60वें संशोधन से,
61वें संशोधन से, 62वें संशोधन से या 63वें संशोधन से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 61वें संशोधन से मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब हम आते हैं एक बोनस क्वेश्चन पर। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि लोकसभा कौन सी चल रही है, किसका चुनाव कब हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में। तो 15वीं लोकसभा चली 2014 तक। 2014 में 15वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद 16वीं आई जो चली 2014 से 19 तक। उसके बाद 17वीं आई जो 2019 से चल रही है और 24 तक चलेगी। तो ये कार्यकाल और कौन सी लोकसभा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आपके सामने थे 20 या 21 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।